नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जो बैठकें हो रही हैं सभी देश की राजधानी दिल्ली में नहीं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के विभिन्न भागों में यह बैठकें हो रही हैं। ऐसी ही एक बैठक अरुणाचल प्रदेश में हुई। G20 की इस बैठक में 50 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि आए, लेकिन चीन नहीं आया। चीन को यह बात चुभ गई। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इसको एक जमाने में नीफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता था, लेकिन चीन इसे अपने लिए तिब्बत का एक भाग मानता है। हालांकि यह सच नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है, लेकिन चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत है। मार्च की शुरुआत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन आया था। जम्मू कश्मीर में मई में प्रस्तावित है G20 की एक और बैठक, उसका भी चीन और पाकिस्तान दोनों विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत अपनी धुरी पर कायम है कि जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश, ये भारत के अभिन्न अंग हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की दोहरी चाल और गलत मंशा फिर उजागर हुई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 25-26 मार्च को G20 की बैठक हुई, लेकिन चीन ने इसमें शिरकत नहीं की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग विषय पर यह बैठक आयोजित की थी। इस बैठक को कॉन्फिडेंशियल की श्रेणी में रखा गया था और मीडिया कवरेज की परमिशन भी नहीं थी। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और एक मठ का दौरा भी किया। इस बैठक में अमेरिका समेत 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन जानबूझकर नहीं आया। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन आपको बता दें कि चीन उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। यानी अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य मानने में चीन को दिक्कत होती है। शायद यही कारण है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वैसे अब तक भारत की G20 की अध्यक्षता को चीन अपना सपोर्ट देता रहा है। मार्च के शुरू में ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री किन गांग ने भी हिस्सा लिया था और वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से G20 की बैठक के अलावा भी मिले थे। भारत को जब पिछले साल G20 की अध्यक्षता मिली थी, तभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने घोषणा की थी कि साल भर के कार्यक्रम में G20 की विभिन्न बैठकें भारत के कोने कोने में होंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने भी हाल ही में बताया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। भारत मई में जम्मू कश्मीर में संस्कृति और उसके आदान प्रदान पर G20 बैठक करेगा, लेकिन खबरें हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के प्रस्ताव को पाकिस्तान टेढ़ी नजर से देखता है। उसे लगता है कि इससे कश्मीर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल होगी, जबकि वो ये भूल जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की तरह ही जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारी सेना के बड़े अफसर बार बार इस बारे में पाकिस्तान को आगाह करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे न पाले। अच्छा, चीन की बढ़ी दादागिरी की वजह से चीन के संबंध कई देशों से या बिगड़ चुके हैं या लगातार बिगड़ रहे हैं। चीन में कई लोग इसे अपनी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते भी हैं कि चीन एक बहुत आक्रामक तेवर अपना रहा है, लेकिन चीन के आक्रामक तेवर दुनिया के अलग अलग देशों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जापान की अगर बात करें तो चीन और जापान के बीच हालांकि व्यापार और वाणिज्य के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि से बात की जाए तो उनका 36 का आंकड़ा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक कदम से चीन बेहद नाराज है। फूमियो किशिदा ने जापान में चीन के राजदूत की विदाई के लिए जो समारोह था, जिसका आयोजन किया गया था, उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। फरवरी के अंत में हुई थी यह घटना, लेकिन सामने यह अब आई है। 2020 की अगर बात करें तो चीन में जापान के राजदूत से भी शी जिनपिंग नहीं मिले थे, तो यह उसका विरोध तो समझा ही जा रहा है। साथ ही साथ जापान का जो सेनकाकू द्वीप समूह है, सेनकाकू द्वीप है, चीन की पैनी नजर सेनकाकू पर भी है। वहां पर चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उस क्षेत्र में चीन अपना प्रभुत्व
जमाने की साजिश लगातार कर रहा है और इससे भी जापान बेहद नाराज है। चीन के संबंध जापान से भी अच्छे नहीं हैं और अब तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के ऐसे फैसले की खबर आई है कि चीन जापान की टेंशन ज्यादा बढ़ सकती है। किशिदा ने जापान में चीन के राजदूत कोंग जुआनेई की विदाई बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। फूमियो किशिदा के इस फैसले से जापान और चीन के तनावपूर्ण संबंधों को समझा जा सकता है। जापान के क्योडो न्यूज ने बताया कि ये घटना फरवरी के आखिर में हुई, जब किशिदा ने चीन के राजदूत की विदाई बैठक में जाने से इनकार कर दिया। चीन के राजदूत कोंग जुआनयू ने अपनी विदाई बैठक में शामिल होने के लिए जापान की सरकार से व्यक्तिगत रूप से गुजारिश की थी। खबरों के मुताबिक जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया और इसीलिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी विदाई बैठक में शामिल हुए। वैसे परंपरा ये रही है कि जब राजदूत कार्यकाल पूरा करके अपने देश लौटता है तो पीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि जापान की तरफ से ये चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब था, क्योंकि 2020 में जब चीन में जापान के राजदूत युताका योकोई की विदाई हुई थी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उनसे नहीं मिले थे। इसके अलावा भी चीन से जापान के नाराज होने की खबर बताई जा रही है और वो ये कि जापान के ओकिनावा प्रांत में सेनकाकू द्वीप के आसपास चीन समुद्र में अक्सर अपनी गतिविधियां बढ़ा देता है और उस पर प्रभुत्व जमाने की साजिश रचता रहता है। एक तरफ चीन की ओर से जापान के हवाई या जल क्षेत्र में घुसपैठ और दूसरी तरफ जापान के पीएम से चीन की हाथ मिलाने की कोशिश, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस घटनाक्रम के बाद कुछ जानकारों को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की याद हो आई है। जयशंकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बिना किसी देश का नाम लिए कहा था कि कोई देश सीमा पर हिंसा और देश के अंदर कारोबार एक साथ नहीं कर सकता। इस तरह आप शांति और स्थिरता कायम नहीं कर सकते। शायद इसका यही मतलब है कि जापान को चीन का ये खेल समझ नहीं आया कि एक तरफ तो वो जापान के इलाकों पर अपनी पकड़ बनाना चाहे और दूसरी तरफ अपने राजदूत के विदाई कार्यक्रम में जापान के पीएम की उपस्थिति भी चाहे। यही कारण है कि फूमियो किशिदा ने चीन को इस तरह उसकी जगह दिखाने की कोशिश की है। चीन लगातार न केवल अपने पड़ोसी देशों को बल्कि दूर दराज के इलाकों को भी परेशान करता रहता है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। चीन दबा कर रखना चाहता है और देशों को। चीन में काम करने वाले जापान के एक नागरिक को जासूसी के आरोप में चीन ने नजरबंद कर लिया। मार्च की शुरुआत में ही जापान के इस व्यक्ति को नजरबंद कर लिया गया। जापान की सरकार तभी से इसको छुड़ाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। चीन से बार बार अपील भी किया, लेकिन चीन पर इसका कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है। बताया यह जा रहा है कि इस व्यक्ति की आयु लगभग 50 वर्ष है और यह जापान की एक फार्मा कंपनी के लिए चीन में काम करता था। उस कंपनी ने सुरक्षा कारणों की वजह से इस व्यक्ति का नाम उजागर तो नहीं किया है, लेकिन प्रयास लगातार यह हो रहा है कि इस व्यक्ति को हिरासत से निकाला जाए। 2015 से लेकर अब तक चीन अपने जासूसी कानून के तहत जापान के 16 नागरिकों को हिरासत में ले चुका है और इसकी वजह से चीन और जापान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जापान और चीन के बीच तल्खी बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। मार्च 2023 की शुरुआत से चीन ने जापान के एक नागरिक को नजरबंद कर रखा है। चीन के विदेश विभाग की प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि उसे जासूसी के शक में कैद कर रखा है। जापान की सरकार कई बार उस व्यक्ति को रिहा करने की अपील कर चुकी है, लेकिन चीन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। जापान की कंपनी एस्टेलस फार्मा भी अपने कर्मचारी को छुड़ाने के लिए आगे आई है। एस्टेलस फार्मा ने कहा है कि पकड़ा गया शख्स 50 साल से ज्यादा उम्र का है और उनकी कंपनी के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में काम करता है। एस्टेलस फार्मा ने सुरक्षा कारणों से कर्मचारी का नाम और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां अभी साझा नहीं की हैं। कंपनी का कहना है कि इससे उस व्यक्ति को खतरा हो सकता है। एस्टेलस फार्मा लगातार जापान के विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और उसे रिहा कराने की कोशिशें कर रही है। आपको बता दें कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दूसरे देशों से जुड़े लोगों और संगठनों की जांच तेज कर दी है। चीन ने अपने जासूसी कानून 2014-15 को लेकर एक्शन कड़ा कर दिया है। इस कानून के तहत चीन ने कई विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। 2015 से लेकर अब तक जापान के 16 नागरिकों को चीन अपनी हिरासत में ले चुका है। सभी पर जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। चीन लगातार अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करने का
प्रयास कर रहा है, साजिश करता रहता है लगातार। पाकिस्तान को तो उसने दबा लिया, पाकिस्तान को तो एक तरह से चीन अपने वैसल स्टेट या यूं कहें एक गुलाम देश की तरह इस्तेमाल करता है। कई और देशों को उसने अपने पैसों के जाल में, अपने मकड़ जाल में फंसा लिया है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अब लगातार भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रजातंत्र है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटने को कह रहा है। और इसीलिए दुनिया के और प्रजातंत्र, चाहे हम अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या जापान की बात करें, प्रजातंत्र सब एकजुट हो रहे हैं चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी ये बुलेटिन आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल आज तक।